हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एडी परिवार पर। मैं रोहित एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं एक शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद सेशन लेकर, जो कि आपका निरंतर रूप से चल रहा था, कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था, रुका था, और उसको आज से चालू करते हैं हम उस सेशन को। सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, बंदन है भाई। सेशन में जुड़ जाएंगे सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, हर हर महादेव, सलाम, सत श्री अकाल। जिस तरीके से आप कनेक्ट होना चाहते हैं क्लास में कनेक्ट हो जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा। देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। पंकज जी, राजीव, गुंजन, नीरज, मीना, ज्योति, नीरज, पुष्पराज, राजू, ज्योति, सभी को भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आते जाइए और क्लास को शेयर करते रहिए। जुड़ जाएंगे सेशन में सभी लोग जी, बिल्कुल। रानी यादव, संजय, नीरज गुप्ता, रिया त्यागी, चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। महादेव की लाडली, हर हर महादेव, दीक्षा सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भाई। चलिए आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, और हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं आगे, है ना। तो हमारा दिवाली की वजह से आपका थोड़ा रुका था सेशन को, और उसको फिर कंटिन्यू करते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं आगे। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर आप हमारे साथ 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, गद्यांश और पद्यांश को। यानी कि पिछले जो ईयर आपके प्रश्न आए, आपकी किस प्रकृति रही प्रश्नों की, क्या तरीका रहा पूछने का, और किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना। चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए नीरज गुप्ता जी, आप पहली बार आए हैं, स्वागत है भाई आपका। देखेंगे, मज़ा आ जाएगा सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड होती हैं इस चैनल पर, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, है ना। चलो बिल्कुल, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी है। चलिए जुड़ जाइए भाई। गुंजन यादव, पुष्पराज, गोकरण सिंह, दीक्षा, रिया, नीरज, एमडी, मकसूद। चलिए बिल्कुल, एसएसटी की क्लास होगी, तो सभी का भाई स्वागत है। तो आप लोग जुड़ जाएंगे और सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए रिया कुमारी जी, स्वागत है आपका, पहली बार आप आई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने इससे पहले 3 क्लासेस ले रखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देखिएगा जाकर। ठीक, हमने आपको वहां पर बताया है कि किस तरीके से गद्यांश पद्यांश करते हैं हम लोग, क्या प्रकृति रहती है सीटेट में, किस तरीके से आपसे पूछता है। देखिए हमने आपको बता रखा है कि आपसे 15 प्रश्न पूछता है, जो कि आपके पेडागोजी से हटकर होते हैं। यानी कि पेडागोजी से हटकर कहूं तो मैं, जो आपके सिर्फ और सिर्फ व्याकरण के होते हैं, जहां पर आपसे 15 क्वेश्चनों में गद्य पूछता है और पद्य पूछता है। गद्यांश एक ऐसी विधा होती है जो कहानी होती है, उसका कुछ अंश या कुछ भाग काटकर उसको रख दिया जाता है, यानी कि उसको हम पढ़ते हैं। और काव्यांश या पद्यांश एक ऐसा भाग होता है जिसको हम गायन शैली या गा भी सकते हैं उसको, और एक कविता के कुछ पंक्तियों को उठाकर यहाँ पर रखा जाता है, उसके सार को समझना होता है और उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पर इनको करने के लिए हमें व्याकरण की भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा, अगर गद्यांश के आपके 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्यांश में से ये जो आपके सामने पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर यहां से आपसे 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन 9 प्रश्नों में आप मान के चलिए 4 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके व्याकरण के होते हैं, और जो 6 प्रश्न आपके पद्यांश के होते हैं, उन 6 प्रश्नों में 2 से 3 प्रश्न आपके होते हैं व्याकरण के। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर कहूं तो 15 प्रश्नों में 5 प्रश्न जो आपके होते हैं वो व्याकरण से पूछे जाते हैं, और 10 प्रश्न जो होते हैं वह इन्हीं आपको पैराग्राफ से छांटने होते हैं, इन्हीं से करने होते हैं। तो सभी लोग अपने दिमाग पर एक सीन बना लेंगे, एक सिनेरियो बना लेंगे, एक चीज सेट कर लेंगे कि व्याकरण भी आपको पढ़नी है। और व्याकरण पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, आप हमारे साथ करेंगे, तो देखेंगे कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। ठीक, बाकी अगर आप हमारे साथ पेड बेस में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर, एडी लाइव एप्लीकेशन पर, ये आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस एप्लीकेशन पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, बैच भी मिल रहे हैं, जहां पर आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इनरोल करेंगे और जाकर बैच परचेज कर लेंगे। आप चाहें हमारे सीटेट की बैच की बात करें, सीटेट प्राइमरी जूनियर सभी के आपको बैच मिल रहे हैं। फीस 399 रुपये मात्र आपकी है। बाकी अगर आप हिंदी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको रुचि है हिंदी पढ़ने में और आपको लगता है कि मैं आपको बेहतर पढ़ा सकता हूं, बेहतर समझा सकता हूं, बेहतर तरीके से सारी चीज़ें सिखा सकता हूं, तो आप हमारे साथ हिंदी स्पेशल के बैच में भी जुड़ सकते हैं। 199 रुपये में उसकी फीस रखी गई है, माने कि नाम मात्र फीस है, जिससे आपके कुछ खर्चे होते हैं वो निकल सकें, और उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, सारे चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। भाई सभी का स्वागत है जो लोग जुड़ चुके हैं सेशन में। सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए
अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो पिछली जो क्लासेस हमारी हुई हैं उन क्लासेस की भांति हम इसको क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे कहना क्या चाह रहा है, क्या इसका सार है, क्या कहने का उसका तर्क है, क्या कहना चाह रहा है इस पूरे गद्यांश में। उसके बाद हम इनके प्रश्नों पर चलेंगे, इनके प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कितना स्कोर रहा है ना। चलो सभी लोग भाई सेशन में जुड़ जाएंगे, शेयर कर दीजिए, सेशन को एक बार शेयर कर देंगे आप सभी लोग, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि हमें बहुत शांतिपूर्वक इसको पढ़ना है और सारी इस चीज़ों को समझना है, इसके भाव को समझना है, इसके भावार्थ को, शब्दार्थ को, जो कुछ भी हमें यहाँ पर बताया गया है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, लोकेश कुमार जी, अर्चना कुमारी जी, नीरज गुप्ता पटेल जी, मालती देवी भाई, मंजू, सभी का स्वागत है। आइए, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो देखिए क्या कह रहा है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। यानी कि अगर पहली लाइन को देखें और पहली पंक्ति को पढ़ते ही हमें इसका सार समझ में आ रहा है, हमें इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ रहा है, हमें इस गद्यांश का पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। क्या अर्थ समझ में आ रहा है कि यहां पर अगर कोई बात करी गई है ना, तो किसकी बात की गई है, समय। तो समय क्या है, समय ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, जिस विद्यार्थी ने, आप भी विद्यार्थी हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। क्या कह रहा है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकता है। यानी कि सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई की है, कोई पहलू है, कोई पक्ष है, तो क्या है, वह टाइम है, समय है। और वही है, क्या आगे कह रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका परिदृढ़ता से पालन करना चाहिए। यानी कि जो हमारा टाइम टेबल होता है ना, जो क्या होना चाहिए, समय सारणी होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, और उन टाइम टेबल के हिसाब से हमें सारे स्लॉटों को कंप्लीट करना चाहिए, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी, हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और क्या कह रहा है, वही उसने कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या, यानी कि जो अपना आपका दिनचर्या है, जो आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी करते हैं, उस दिनचर्या को एक टाइम टेबल, एक समय सारणी के अनुसार करें। और क्या करेंगे, समय सारणी अथवा तालिका बनाकर करें, तो उसका दृढ़ता से पालन भी करना है। हमने बहुत बार देखा होगा कि हम समय सारणी तो बना लेते हैं, हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हमने 4 बार 5 बार महीने में टाइम टेबल बनाया, लेकिन हमने उसका पालन नहीं किया। तो क्या कह रहा है कि हमें दृढ़ता से पालन भी करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। यानी कि अगर आपने समय को इंपॉर्टेंस दी है, अपने आपने समय को समझ लिया है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। आप वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग इस क्लास में नहीं जुड़े हैं और जो लोग जुड़े हैं बाद में जुड़ेंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये देखो, जो पैराग्राफ आपके एग्जाम में आते हैं, जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर गद्यांश पूछे जाते हैं, वह आपके लिए, आपके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, सीटेट में यहां से प्रश्न बनेंगे, हो सकता है जो मैं आपको करा रहा हूं यही आपका पैराग्राफ आपके पेपर में आ जाए, लेकिन ये आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समय की आपको इंपॉर्टेंस को समझना है। क्या कह रहा है कि समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यानी कि अगर आप समय के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आपने टाइम टेबल 6 घंटे का पढ़ने का बनाया है, 8 घंटे का बनाया है, 4 घंटे का बनाया है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार उसको पढ़ते चले जाते हैं, टाइम टेबल कंटिन्यू, हर चीज में क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक तरीके से लगातार की जाने वाली चीजें होनी चाहिए, फॉलो करने चाहिए आपको, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि सब कुछ संभव है। आगे क्या कह रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, आप लोगों में से भी ऐसे लोग होंगे जो काम पूरा नहीं होता है तो किसको, अपनी आप की गलती को नहीं समझते हैं। वो क्या कहते हैं, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन आपने क्या 100% दिया? कभी आपने अपने आप से इस बात को पूछा? नहीं पूछा। क्या कह रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं कि वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अक्रमण्यता और आलस्य को वे समय की कमी का बहाना छुपाते हैं। यानी कि वो उनके अंदर जो कमियां हैं, जो उन्होंने एक कहते हैं समय के अनुसार काम करने के प्रति उनका क्या था, लगाव नहीं था, लगन नहीं थी, तो वो क्या कहते हैं कि हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। अरे मेरे भाई, क्या आपने अपना 100% दिया है? अगर आपने 100% दिया है तो हम मान लेते हैं कि समय हो सकता है आपके अनुकूल ना रहा हो, आपके विपरीत रहा हो।
लेकिन अगर आपने 100% नहीं दिया, अपने आपने पूरा नहीं दिया उसको काम को करने के लिए, अपना पूरा आपने सब कुछ उस पर निछावर नहीं किया, और उसके बाद अगर आप समय की दुहाई देते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और वे पैराग्राफ के माध्यम से भी ये कह रहा है कि क्या है, काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। बहुत बार हम पढ़ते नहीं हैं, पेपर देने चले जाते हैं और पेपर दे के आते हैं, पेपर में अच्छा रिजल्ट नहीं रहता, फिर हम कहते हैं कि शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, शायद हम इस लायक नहीं हैं। हम अपने आप को कोसते हैं, हम अपने क्या कहते हैं किस्मत को कोसते हैं, हम दूसरों को कोसते हैं, लेकिन समय की महत्व को नहीं समझते हैं। चले तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे भी पंक्तियां दी गई हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट शब्द दिया गया है, अपनी अकर्मण्यता और आलस को भी समय के। बहुत से लोग आलसी भी होते हैं भाई, क्या होते हैं, उन्होंने कर्मठ होते हैं ना बहुत से लोग, कि काम करना ही है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात हमें दिक्कत है, हमें परेशानी है, लेकिन हमें जो हमने टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो कर, आलस नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है, कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। तो बहुत से लोग आपके जीवन में, आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें कुछ नहीं करना है, जिन्हें क्या करना है, बिना कुछ काम के अपने निठल्ले रहना है और उसको समय को बिताना है, अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं, केवल लंबी लंबी बातें मारते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। बिल्कुल सभी को भाई गुड इवनिंग, जुड़ते रहिएगा सेशन में। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता जीवन बिताया है, यानी कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, ये कह भी रहा है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने, जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, चाहे आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, आप आज देख रहे हो बहुत कीर्तिमान उनके हासिल हो चुका हो, बहुत उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली हो, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमेशा क्या किया है, अपने आप को व्यस्त रखा है। जो काम कर रहे हैं उस पर 100% दिया है, 100% अपना दिया है और अपने आप को व्यस्त रखा है, समय की कीमत को समझा है, और आज वो क्या है, आज वो अपने आप को बहुत सफल पा रहे हैं। दुनिया में अथवा पृथ्वी क्या कह रहा है, दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है, यानी कि जितनी भी वस्तुएं इस प्रकृति में बनी हुई हैं सबका समय निर्धारित है, समय क्लियर है, और समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। यानी कि समय निकल गया है, उसके बाद अगर आपको कुछ मिल रहा है, जैसे आपकी उम्र निकल जाएगी, उसके बाद अगर आपकी जॉब लगेगी, या उम्र निकल जाने के बाद आपकी शादी होगी, तो कहीं ना कहीं फलप्रद नहीं होती है। आपने अभी जो आपने सपने देखे हैं, अगर आप अभी साकार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए। लेकिन जब समय निकल जाता है, सोचिए जरा, इस पंक्ति के माध्यम से अपने जीवन को लेकर देखिए और सोचिए कि अगर आज आपके माता पिता चाह रहे हैं कि आपकी नौकरी लग जाए और उस नौकरी से उनका बुढ़ापा अच्छा हो जाए, और कल अगर आपने ये समय निकाल दिया और अभी अभी आपकी जॉब नहीं लगी, अभी आपकी 1-2 साल 4 साल 5 साल जॉब नहीं लगी, आपने समय को बिल्कुल व्यर्थ कर दिया, उसके बाद क्या पता है आपके माता पिता आपके साथ ना रहें, और फिर अगर आपकी जॉब लगती है, फिर आप सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मन में रहेगा कि आप समय से अगर सफल हो जाते तो आप क्या होता, वह फलप्रद होता। तो समय निकल जाने के बाद अगर कोई चीज आपके जीवन में होती है तो वह फलप्रद नहीं होती है, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। चलिए बताइए भाई, समझ में आया? समझ में आया आपको? सेशन को एक बार शेयर करिएगा, शेयर करिएगा, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। आपकी क्लास कुछ दिनों बाद हो रही है, लेकिन आप आज से रेगुलर क्लास आपकी चलेगी और आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। भाई जुड़ जाइए, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। यहाँ से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो निश्चित रूप से 15 के 15 आपके सही हो जाएंगे। अर्चना कुमारी जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। महादेव की लाडली जी सर जी, लोकेश, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ ना? चलिए तो फिर प्रश्नों को कर लेते हैं भाई। क्लियर है तो फिर प्रश्नों पर चलते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपने समय को कीमत समझा है, अगर आपने समय को कीमती समझा है तो समय भी आपको कीमती बना देता है, अगर आपने उस समय को समय से समझ लिया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? समय की दुहाई देना, या समय की कीमत समझना, या समय बर्बाद करना, या समय के अनुसार काम करना। मैंने इतने बेहतर तरीके से आपको समझाया है कि अब आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और सभी का आंसर भी आ रहा है। भाई कौन कौन लोग आंसर भी कर रहे हैं जरा देख लेते हैं। टाइम इज मनी, बिल्कुल टाइम इज मनी। महादेव की लाडली बी, गुंजन, रणधीर, अर्चना,
बेचन, प्रियंका, नीरज, ज्योति, मंजू, रानू, एमडी मकसूद, अर्चना, शीतल पंडित। चल, सभी लोगों का भाई बी आ रहा है कि समय की कीमत को समझना चाहिए, यानी कि समय की दुहाई देना चाहिए, बिल्कुल गलत। समय बर्बाद करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। समय के अनुसार काम ना करना, यह भी गलत है, यानी कि बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। यानी कि हमारा जो आंसर बना है पहले का, क्या बना है? बी बना है। पहले का आंसर क्या बना भाई? बी बना। अगले प्रश्न पर चलें। चलिए, आइए, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। पढ़ो इसको, मैंने बड़ा कर दिया है, इसको पढ़िए। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? अपनी अकर्मण्यता या आलस को, या अपना निठल्लापन, या अपनी कमियां, या अपना बातूनीपन। बताओ भाई, इसका क्या आंसर करोगे? दूसरे का आंसर सभी लोग करिएगा। ए, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत शानदार। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। किसको छिपाते हैं? पंक्तियों में भी जो आपका पैराग्राफ था वहां पर भी इसकी चर्चा करी गई थी, अपनी अकर्मण्यता व आलस को छिपाते हैं। आइए, क्या कह रहा है? कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? कार्य जो है किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? अंतिम पंक्ति थी पैराग्राफ की, और जिसको हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया था। किसकी? समय ना आने पर, या समय कम होने पर, या समय बीत जाने पर, या समय अधिक होने पर। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। बहुत शानदार तरीके से आप इसका आंसर कर रहे हैं। चलिए, चौथे का आंसर करिए भाई। चलिए, अभी क्वेश्चन 2 नंबर करा देंगे भाई, छूट गया होगा वो। सी वाले, तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। जितने लोग सी वाले हैं बिल्कुल सही। समय बीत जाने पर अगर आप कोई स्थिति है तो फलप्रद नहीं होता। अंतिम पंक्तियों में वो कहा गया था आपसे, अंतिम पंक्तियों में कहा गया था। बिल्कुल करा देंगे भाई, परेशान मत होइएगा, वो निकल गया होगा। चलिए, आ जाओ दूसरे नंबर पर। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? बताओ। अगर आपको सफल होना है तो सफलता का रहस्य क्या होना चाहिए? तो आप पूछते भी हैं कि सर सफल होने के लिए कोई ऐसा मूल मंत्र बता दीजिए। तो सफलता का मूल मंत्र क्या है, ये आपको आज मिल जाएगा। सफलता का मूल मंत्र आपके सामने यहां पर रखा हुआ है। बताओ, समय का दुरुपयोग करना, समय को बर्बाद करना, समय का सदुपयोग करना, या सही समय पर आराम करते रहना। बताओ क्या होगा? तो ये आपका क्या है? यही सफलता का मूल मंत्र है, यही सफलतम व्यक्तियों का रहस्य है। बताओ भाई, आंसर करिएगा सभी लोग, क्योंकि देखो हमने पहले पैराग्राफ को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। जब हम पैराग्राफ को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं फिर हमें पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन जब आपका लास्ट टाइम बचेगा, पेपर के कुछ दिन बचेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। वहां पर फिर आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे। तो सी वाले जितने लोग हैं सभी लोग सही हैं, यानी कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, सही से प्रयोग करना चाहिए। किस समय हमें क्या करना है, ये हमारा एक समय सारणी होनी चाहिए, और सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तीसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, बिल्कुल तीसरा हो गया था सर। चौथा भी हो गया था। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न पर। आइए, तो पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहां पर सीख लेना है कि क्या आपको करना है। समय सारणी का पालन करना चाहिए, समय का दुरुपयोग करना चाहिए, अकर्मण्यता का पालन करना चाहिए, या दृढ़ता का पालन करना चाहिए। अब आप बताएंगे यहां पर आपको कौन सा सही लग रहा है। बिल्कुल सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई, सेशन को लाइक जरूर करिएगा आप सभी लोग, है ना। तो हमें पता चलेगा कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, हम भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे लिए एक थंब तो प्रेस कर सकते हैं, है ना। लाइक तो कर ही सकते हैं भाई, लाइक करने में पैसे नहीं पड़ते मेरे भाई, लाइक करने में मेरे भाइयों पैसे नहीं पड़ते। ठीक, सभी लोग लाइक करिए, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक करेंगे। क्या होगा भाई? समय सारणी का पालन करना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर?
बिल्कुल, जूनियर और प्राइमरी दोनों वालों के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 बिल्कुल उड़ा देंगे भाई। इतना इजी आता है, लेकिन पहले हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी बहुत लेवल बढ़ेगा भी। दिक्कत हमें कहां पर होती है? दिक्कत हमें काव्य में होती है ना, दिक्कत हमें काव्य में होती है। ए वाले जितने लोग हैं, ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपके सामने प्रश्न आ चुका है, यहां पर आपको मूल शब्द और उपसर्ग बताना है। व्याकरण के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, व्याकरण के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको यहां पर व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर करने हैं मेरे भाई। चलो सभी लोग उत्तर करेंगे व्याकरण के प्रश्नों के। देखो यहां पर वह एक आपसे शब्द कह रहा है कि अक्रमण्यता, ठीक, ये आपका शब्द है। यहां पर आपसे मूल शब्द पूछा है और उपसर्ग पूछा है। हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय जब क्लास पढ़ाई थी एप्लीकेशन पर, जो लोग पैड के हमारे स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने पैड बैच लिया है, जो लोग पैड बैच लिए हैं सीटेट का, या आपने हिंदी स्पेशल का बैच लिया है, वहां पर इसको मैंने पढ़ा दिया है, वहां पर आपको इसको मैंने करा दिया है। ठीक, तो जो लोग और लेना चाहते हैं वह भी बैच ले सकते हैं। ठीक, तो हमने वहां पर आपको बताया था जो मूल शब्द होता है ना, मूल शब्द, तो मूल शब्द का मतलब होता है कि वह शब्द होते हैं जो आपने कभी पढ़े हो, लिखे हो, देखे हो, सुने हो, कहीं ना कहीं उनका प्रयोग हुआ हो, हिंदी में वह लिखे जाते हो, आपने उनको कभी ना कभी प्रयोग किया हो। ऐसे शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। अब मूल शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द भी होते हैं। अब मूल शब्द के पूर्व में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है, ये भी हमने आपको बताया था। तो मूल शब्द के पूर्व में उपसर्ग लगता है और मूल शब्द के अंत में या बाद में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। तो यानी कि हमें प्रत्यय भी आने चाहिए, बिल्कुल सर आने चाहिए। उस क्लास में हमने आपको बेहतर तरीके से सारे प्रत्यय उपसर्ग की भी चर्चा करी है। वहां पर हमने आपको बताया है कृदंत प्रत्यय क्या होता है, हमने आपको बताया है तद्धित प्रत्यय क्या होता है, हमने आपको बताया है स्त्री प्रत्यय क्या होता है। यानी कि हमने बहुत बेहतर तरीके से प्रत्यय पर भी चर्चा करी है, उपसर्गों की संख्या बताई है, उपसर्ग बताए हैं, सब कुछ बताए हैं। अब यहां पर आपसे मूल शब्द और उपसर्ग पूछ रहा है, यानी कि हमें प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं, हमें उपसर्ग बताना है। और उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पूर्व में लगता है, शब्द के पूर्व में लगता है। जी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लास तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अब बताएंगे, ये यहां पर ये ता लगा है तो ये तो प्रत्यय हो गया, तो प्रत्यय तो पूछा नहीं गया, तो पहला ऑप्शन कट गया। अब यहां पर अकर्म लिखा है, अकर्म और अड़यता, यानी कि ये मूल शब्द है, अड़यता कोई मूल शब्द नहीं है और ना तो ये उपसर्ग है, तो ये भी कट गया। अक और आ लगा है, क्या लगा है मेरे भाई? अक और आ लगा हुआ है जी, अक और आ लगा हुआ है। बी वाले बिल्कुल, सी वाले भी हैं, तो शीतल पंडित जी ने बताया है सी। अक प्रत्यय लगाया है यहां पर और कर्मण्यता लगाया है, बिल्कुल गलत है सी वाले। बी वाले आ और कर्मण्यता, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपका सही है, तो बी होगा, बिल्कुल बी होगा, मैंने कराया भी है ना, बिल्कुल मैंने बताया है। चलिए प्रकाश कुमार जी भाई स्वागत है आपका, आपके दुआ से हमारा सीटेट पास हो गया है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, शानदार, आपने सीटेट पास कर लिया है भाई। क्लियर? बताओ किसी को कोई डाउट? तो बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। बिहार वाले जितने भी लोग हैं सभी भाई सही हैं, बी वाले जितने भी लोग हैं, कोई बात नहीं, गलत हो गया, लेकिन अगली बार हमें प्रयास करना है कि हम सही करें, और सही करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए भाई, सही करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्या होनी चाहिए? हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि हमारा मूल शब्द क्या होता है, और मूल शब्द के साथ साथ हमें संधि की भी जानकारी होनी चाहिए। देखो जिन लोगों ने गलत किया है मैं उनको एक समझाना चाहता हूं, गलती आपसे क्या हुई है मुझे पता है। देखो आपने ये वाला तो गलत कर दिया, क्योंकि यहां पर ये तो प्रत्यय लगा है, ये अक्रमण्य शब्द लिखा है, लेकिन इसके पीछे प्रत्यय लगा है, वो प्रत्यय उसने पूछा नहीं हमसे। ठीक, प्रत्यय उसने हमसे पूछा नहीं, नहीं होगा भाई, अपेयरिंग वाले अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं आया है। ये वाला कट हो गया क्योंकि अकर्म लगा है, और कर्म कोई तरीके का यहां पर तो कर्म शब्द होता है, अकर्म क्या है? ये भी हमारा बिल्कुल गलत दिया है गया है। अब अक, कुछ लोग कह रहे होंगे सर अक उपसर्ग है, अगर यहां पर आप का योग का से करेंगे तो आधे का और आधे का यहां पर डबल का हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये बनेगा शब्द हमारा क्या?
ये शब्द बनेगा। और इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये शब्द दिया गया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो ये गलत है। आ उपसर्ग लगा है और कर्मण्यता में आ उपसर्ग लगाकर ही हमारा अकर्मण्यता बनाया गया है। तो यहां पर बिल्कुल सही हमारा जो हो रहा था वह क्या हो रहा था? बी वाला हो रहा था। तो हमें रूल भी पता होने चाहिए, हमें लॉजिक भी पता होने चाहिए, हमें नियम भी पता होना चाहिए, तभी तो हम जाकर सही कर पाएंगे, है ना। क्लास आपकी 7 बजे से चल रही है, आपने 6 प्रश्न कर लिए हैं, बाकी बचे हुए प्रश्न आप हमारे साथ जुड़ के करिए, है ना। चलो देखो, जिन लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़नी है स्पेशल, तो वह जुड़ सकते हैं। हमारा हिंदी व्याकरण का 199 रुपए का एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है। एडी लाइव एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करिए और वहां से बैच परचेज करिए। मैंने वहां पर आपको वर्णमाला पढ़ा दी है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा दिया है और संधि पढ़ा दी है। अगला टॉपिक आपका कल स्टार्ट होगा, आप चाहें तो आप क्लास में जुड़ सकते हैं समास का। तो अब आपका समास स्टार्ट होगा वहां पर, तो आप चाहें तो वहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न पर चलें। तो जितने लोग वहां एप्लीकेशन पर हमसे पढ़ते हैं हिंदी, चाहे वो सीटेट के स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारे स्पेशल के स्टूडेंट हो, हिंदी स्पेशल के, अब इसको गलत नहीं करेंगे। वो सदुपयोग का सही संधि विच्छेद करना है और बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है, सब कुछ बता देंगे वो। तो आपको संधि विच्छेद के साथ साथ संधि भी बतानी है भाई, संधि भी बतानी है। जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी बताएंगे, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी बताएंगे। चलो बताओ क्या होगा। 7वें का आप लोगों का आंसर आ रहा है, सी आया है। चलिए और बताइए। सी बता रहे हैं सभी लोग, सी। संधि बताइए भाई कौन सी है? सत धन उपयोग बता रहे हैं आप। अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए सत उपयोग कैसे हुआ। इसका मैंने नियम भी बताया है, इसका मैंने नियम भी बताया है। सत उपयोग से हुआ हमारा क्या? सदुपयोग। संधि कौन सी? व्यंजन संधि। संधि कौन सी भाई? व्यंजन संधि। ठीक, ये भी आपको पता चल करना है और ये भी आपको याद रखना है कि संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। बिल्कुल, गुंजन ने बताया व्यंजन संधि। चलिए बहुत शानदार। अब देखो यहां पर ता हो गया और यहां पर तो दा हो गया, तो इस ता का दा कैसे हुआ ये भी मैंने आपको नियम बताया है संधि की क्लास में, बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है व्यंजन संधि। और मैं गारंटी देता हूं जिन लोगों ने वो क्लासेस ली हैं उनका कभी भी संधि गलत नहीं होगा। अभी तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन के बड़े बड़े एग्जामों में जो आते हैं उनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। देखो हमने आपको बताया था कि वर्ग का पहला अक्षर वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है ना। वर्ग का पहला अक्षर वर्ग के तीसरे अक्षर में या वर्ग का तीसरा अक्षर वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है आवश्यकता पड़ने पर या अर्थ के हिसाब से। यहां पर ये देखेंगे ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ता था दा। ठीक, तो ये ता वर्ग का तीसरा अक्षर है क्या? ये पहला अक्षर है ता वर्ग का और ये तीसरा अक्षर है। अब जब संधि हुई है यहां पर तो सत धन उपयोग, जब इसका क्या है इसके साथ और क्या है यहां पर, जब किसी स्वर के साथ उसका प्रयोग होगा, जब किसी स्वर के साथ उसका मेल होगा तब जाकर वह क्या हो जाएगा? वर्ग के तीसरे अक्षर यानी कि दा में परिवर्तित हो गया। तो सदुपयोग सत धन उपयोग सदुपयोग में बदला और सदुपयोग की संधि विच्छेद जो हुई उसका नियम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हमें उसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, संधि पूछ दे, क्यों हुआ ऐसा, यहां पर ऑप्शन भी बहुत मिलते सिमिलर कर दे, तो थोड़ा हमें जानकारी भी होनी चाहिए। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको बताना है दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि जो दृढ़ता शब्द होता है उसका समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। यानी कि इसमें से 3 समानार्थी शब्द होंगे और एक ऐसा शब्द होगा जो समानार्थी नहीं होगा। आपस में बातचीत बहुत कर रहे हैं, यानी कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं आपका निकलता है। इतने कमेंट पर बातचीत करोगे आप तो आप अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हो। और यह आप अभी आपने पढ़ा इस पैराग्राफ को कि समय की कीमत को समझिए, एक एक मिनट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं। हमने क्या कहा था और लास्ट पंक्ति में भी ये बात लिखी हुई थी कि अगर आपको समय पर कोई चीज ना मिले तो उस चीज के मिलने का फिर फलप्रद नहीं रहता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर आप अभी बातचीत में या अपना टाइम व्यर्थ करके अगर आप निकाल देते हैं समय, उसके बाद आप क्या करेंगे बताइए? वैकेंसी एक बार मिलती है और उसके बाद 5-5 साल वैकेंसी नहीं आती मेरे भाई।
आप ऐसे देश ऐसे प्रदेश से बिलोंग करते हैं जहां पर वैकेंसियों का क्या है, बहुत दिक्कतें हैं। चाहे यूपी से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि कितनी समस्या है। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके पीछे बहुत से लोग सीटेट की तैयारी करे हुए बैठे हैं मेरे भाई। तो आप समय बिल्कुल भी व्यर्थ मत करिए। हो सकता है उनने समय खराब किया हो, उनको वैकेंसी ना मिली हो, तो आप ऐसा मत करिएगा। आप सीरियस मोड में पढ़ाई करिएगा। ठीक, बताइए, दृढ़ता का समानार्थी शब्द नहीं होगा। अटल, स्थायित्व, अडिग और अस्थिरता क्या होना चाहिए? समानार्थी दृढ़ता का आपको अर्थ पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, दृढ़ता का हमें अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद हमें इसका समानार्थी भी पता होना चाहिए। बिल्कुल करे बैठे हैं भाई। डी इज द राइट आंसर। 3 साल से बैटिंग लिस्ट में है। चले, तो समय की कीमत को समझते हैं आप, तो समझिए भाई। देखो, दृढ़ता जो होता है अटल होता है। आप अपने कर्तव्य, अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, दृढ़ता है आपके अंदर, तो आप क्या हैं? अटल हैं, स्थायित्व हैं, अडिग हैं। लेकिन अस्थिरता नहीं होता है। तो यहां पर डी वाले जितने लोग हैं गलत हैं भाई, डी वाले गलत हैं, बाकी यहां पर डी ही सही होगा। यहां पर क्या कह रहा? शब्द नहीं है, यानी कि जो डी आंसर है वही नहीं है, यानी कि वही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इसका समानार्थी है। बिल्कुल हराम हो गई भाई। तो सोचिए, समझिए, चीजों को समझिए। आपने पैराग्राफ भी इतना बेहतर पढ़ा है और फिर भी अगर आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं आपस में कमेंट करके, कोई किसी को नहीं जानता। आज अभी आप यहां पर कमेंट कर रहे हैं और आप मान लीजिए कमेंट के माध्यम से अपना संपर्क स्थापित कर भी लेते हैं, तो 4 दिन बाद क्या आप इस संपर्क स्थापित करने को कोई नाम दे पाएंगे? क्या आप इसको जीवन में आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लक्ष्य है, आपकी सफलता है। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक समाज भी आपको इज्जत नहीं देता, समाज भी आपको किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। बताइए, आपसे आप जाते होंगे, बाहर रह के पढ़ते होंगे, घर जाते होंगे, दिवाली में घर गए होंगे, तो आपसे पूछ ही लिया गया होगा, भाई कब तक पढ़ाई करेंगे आप, क्या तैयारी चल रही है आपकी, कब तक नौकरी लगेगी आपकी। अगर आप घर में रहकर पढ़ रहे हैं तो आपको ताने और सारी चीजें आसपास की झेलनी पड़ी रही होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पता है भाई। किसी को किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। सबके अंदर मोटिवेशन है, सबके घर में मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन को किसको जरूरत पड़ती है? जो कुछ करना ही नहीं चाहता और जो कुछ करता भी नहीं। और मोटिवेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। जब तक आप अपने आप से नहीं समझते हैं चीजों को तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समय की इंपॉर्टेंस को समझो। पैराग्राफ आपके जीवन को बदलने का पैराग्राफ आपके बीच आया है और उसमें पहले भी लिखा हुआ था, सब कुछ आपने पैराग्राफ के माध्यम से समझ भी लिया है ना। नहीं, मैं ताने नहीं मार रहा भाई, आपके भले के लिए सारी चीजें हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब सही शब्द होगा, यानी कि हमें यहां पर वर्तनी पता होनी चाहिए। सही शब्द होगा तो यहां पर शब्द तो एक ही लिखा है, इसकी प्रकृति है, जो प्रकृति शब्द है वह हमारा क्या है? शब्द तो एक ही जैसा लिखा है ना। लेकिन यहां पर क्या है? हमें उसको पता करना है कि कौन सा शब्द हमारा सही है, यानी कि हमें वर्तनी की भी जानकारी होनी चाहिए। वर्तनी का मतलब होता है शब्द सही लिखा होना। देखिए, जिसको लग रहा है कि जिसका समय व्यर्थ हो रहा है वह क्लास से जा सकता है। बिल्कुल, आप क्लास से जा सकते हैं। अगर आपको लगता है समय व्यर्थ हो रहा है, आपको बहुत सीरियस मोड में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्लास से जा सकते हैं भाई। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही और मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। क्लियर? जो लोग नए आए हैं, आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत मैं पहली बार में सीटेट का नहीं, इससे पहले वाला भी बैच आपका जो सीटेट का निकला हुआ है उसमें भी मैंने गद्यांश पद्यांश कराया। प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा जाकर, और कई सारी संख्याओं में जुड़ते हैं और जो लोग पुराने पढ़ रहे होंगे उनको पता है। ठीक, तो बिल्कुल भी अगर आपको लगता है कि आपका समय व्यर्थ हो रहा है, यू कैन गो नाउ। चलो, वर्तनी अब आपको बतानी है। तो हम एक चीज आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने आपसे क्या डिस्कस किया था कि जो आपके पैराग्राफ में एक क्वेश्चन आएगा वर्तनी का, अगर आएगा, वर्तनी का अगर क्वेश्चन आता है, वैसे किसी किसी आपके पैराग्राफ में आप देखने को मिलेगा, सभी पैराग्राफों में यह देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आपको वह पेपर में प्रश्न मिलता है, जैसे कि यहां पर एक आया और इससे पहले भी हमने एक प्रश्न किया था, ठीक,
तो अगर आपके पेपर में आता है तो वह आपके कहां से होगा, वह आपके गद्यांश से होगा, यानी कि वह आपके पैराग्राफ से होगा, पैसेज से होगा। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो वह आपके कहां से होगा, पैसेज से प्रश्न होगा। क्लियर। तो अब आपको यह शब्द पैसेज में दिखा था, क्या था प्रश्न। अगर आपको वर्तनी आती है तो आप तो तुरंत कर ले जाएंगे, है ना। अगर आपको वर्तनी आती है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। आपको पता है प्रकृति कैसे सही लिखा जाता है, ये वाला, क्योंकि ये तो होता नहीं, ये तो होता नहीं। अब इन दो में कंफ्यूजन है, 50-50 का चांस हो गया। लेकिन अगर आपको डाउट है, एक ही जैसे हैं, कुछ ही कमियां यहां पर दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जाना है पैराग्राफ पर, क्योंकि भाई पैराग्राफ आपका पैसेज पेपर में दिया होगा ना, तो पेपर में पैसेज में अगर वो शब्द लिखा है तो गलत नहीं लिखा होगा। और आपको क्या करना है, पैसेज में देखो प्रकृति कैसा लिखा था। ये मैं तब बता रहा हूं जब आपको शब्द को के बारे में नहीं जानकारी होती है, शब्द कैसे लिखा जाता है उसकी जानकारी नहीं होती है। बाकी वर्तनी की क्लास यूट्यूब पर हमने कराई हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी व्याकरण की आप प्लेलिस्ट देखिएगा, वहां पर वर्तनी के बारे में मैंने वहां पर बहुत अच्छे नियम भी बताए हैं और डिस्कस भी किया। देखो हम जिस बारे में चर्चा कर रहे थे वह शब्द आपका ये लिखा है, प्रकृति लिखा है ना, ये लिखा है। और ये शब्द कैसे लिखा है, यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ये शुद्ध वर्तनी लिखी है। ये क्या है, ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल सही शब्द लिखा हुआ है। और यही शब्द उठाकर वहां पर आपने उससे पूछ लिया, आपसे उसने वहां पर यही शब्द उठाकर पूछ लिया है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको उसकी वर्तनी अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कैसे लिखा जाएगा। तो आपने क्या देखा था वहां पर, बी फॉर बिहार वाले जितने भी लोग थे, बी वाले, ठीक, वह बिल्कुल क्या थे, करेक्ट थे। चलिए क्लियर हुआ। तो ऐसे भी करने हैं आपको, सारे प्रश्न आपको क्या है, आपको पैसेज से मिल सकते हैं, ठीक, आपको पैसेज से प्रश्न मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा अपने दिमाग और थोड़ा चीजें देखेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर ये वाला ठीक होगा, ये वाला, बाकी बहुत से लोगों को तो एक ही बार में समझ में आ गया कि सर ये वाला ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने शब्द को समझा है, शब्द की प्रकृति को समझा है, शब्द को जानते हैं, आपने वर्तनी पढ़ रखी है, तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आपने करी है तो आप कंफ्यूजन है, तो आप कंफ्यूजन वहां से दूर कर सकते हैं। बताइए 9 प्रश्न आपने किए हैं गद्यांश के, और इन 9 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। तो 9 में से मेरे भाई 9 में से कितने प्रश्नों के उत्तर ठीक किए हैं। बाकी अब चलते हैं हम पद्यांश पर, ठीक। आप लोग कमेंट करिएगा सर हमारे 9 में से कितने ठीक हुए हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पद्यांश। तो आपके पेपर में भी यही प्रकृति रहती है, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है ना। चलो बताओ भाई। चलिए रिया जी अभी आई हैं, कोई बात नहीं। 9 में से 8 किए हैं आपने, सही, बहुत शानदार। 9 कर दिए लोकेश ने, प्रियंका ने 9 किए हैं, ज्योति ने 8 कर दिए हैं, गोकरण ने 8 किए हैं, गुंजन ने देखिए 9 कर दिए हैं। गुंजन हमारे पैड बैच में जुड़ी हुई हैं, सीटेट में पढ़ती हैं ये। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब सही हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। माया जी के सभी सही हैं, पुष्पराज के भी 8 सही हैं, लोकेश के 9 सही हैं। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग भाई, जितने लोग जुड़े हुए हो सेशन को लाइक करो। ये कहने वाली बात नहीं, ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें पढ़ाना, समझाना। और आपका कर्तव्य क्या है, सेशन को लाइक करना, समझना और पढ़ना, ठीक। बस आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करिए और हम अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जा रही हैं। कोई बात नहीं, 7 पर आए थे और आपने सपना 7 ठीक किए होंगे। जी अल्ताफ जी स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। चलो तो हम अब बात करते हैं पद्यांश की। हमने 9 प्रश्न कर लिए हैं गद्यांश के, अब बात करते हैं पद्यांश की। यहां पर पंक्तियों को पढ़ना है, पंक्तियों के अर्थ को समझना है और सारी चीजें समझकर हमें फिर उसके प्रश्नों के उत्तर को करना है। क्लियर। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहां से हमारा शुरू होता है, ले चल नाविक मझधार, मझधार होता है बीच धार में, ठीक है। ले चल नाविक मझधार मुझे, दे बस अब पतवार मुझे। पतवार होता है नाव खेने वाला। पतवार किसको कहते हैं, नाव को चलाने वाला होता है ना उसको, या नाव खेने वाला, नाव को चलाने वाला या नाव को खेने वाला। क्लियर। तो पतवार किसको कहते हैं, नाव को चलाने वाला जो डंडा होता है, या नाव को खेने वाला जो होता है, डंडा आपने देखा होगा जिससे नाव को बढ़ाया जाता है आगे, उसको कहते हैं। क्या कह रहा है कि ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे बस अब पतवार मुझे, इन लहरों से टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे।
यानी कि वह कभी जो है एक नाविक से अपने मन की बात कहता है, या आप नाविक के हिसाब से समझ लीजिए, या आप जिस हिसाब से समझना चाहते हैं समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि ले चल नाविक मझधार मुझे, दे दे अब बस पतवार मुझे, यानी कि मझधार में, बीच धार में नाविक मुझे ले चलो। ये आपके जीवन से भी रिलेटेड है। जो कवि की कल्पना है, क्या कह रहा है कि नाविक मुझे मझधार में ले चलो और अपने पतवार यानी कि नाव को खेने वाला जो डंडा होता है उसको मुझे मेरे हाथों में दे दो। इन लहरों से टकरा कर आता रह कर प्यार मुझे। जो लहरें जब टकराती हैं नाव से तो क्या होता है, हमें उसको देख कर प्यार आता है। मत रोक मुझे भयभीत न कर, मत रोको मुझे, और उन लहरों में हमें क्या है, मत रोको आप, और क्या है, भयभीत ना करो, डराओ न। मैं सदा कटीली राह चला, मैं क्या हूं, मैं हमेशा सदा सदैव कटीली राह, जहां कांटों भरी राहों पर चला हूं। मेरे पथ के पथ झारों में नाव नूतन मधुमास पला है। अब अबोध अविराम अथक बंधन हूं अबोध, अबोध मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं है, अविराम बिना रुका हुआ, अथक बिना थके हुए, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, यानी कि मुझे किसी तरीके का कोई बंधन स्वीकार नहीं है। ठीक, क्या कह रहा है कि मैं सदा कटीली राह चला, मेरे पद के पतझारों के नव नूतन, नव नूतन होता है नया, मधुमास मतलब होता है चैत का महीना, है ना, तो इसको भी समझेंगे, चैत का महीना होता है मधुमास। तो जो नव नूतन नया चैत का महीना पला है उसमें मुझे, मैं अबोध हूं, मैं अविराम हूं, मैं अथक हूं, बंधन मुझको कोई स्वीकार नहीं है, मैं नहीं, अरे ऐसा राही जो बेबस सा मन मार चला। मैं ऐसा राही नहीं हूं, मैं ऐसा राही नहीं हूं जो बेबस हूं, अपने मन को मार कर चल रहा हूं, अपने मन को मार कर जी रहा हूं, खुलकर जी रहा हूं, मार चला। दोनों ही ओर निमंत्रण है, दोनों ओर हमको निमंत्रण मिला है, इस पार मुझे उस पार मुझे, यानी कि जो नाव चल रही है बीचों बीच मझधार में, इस पार भी उसको निमंत्रण है, उस पार भी उसको निमंत्रण है। और क्या कह रहा है, रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में मुझे हार मुझे, यानी कि पूरी जो पंक्तियां हैं वह संघर्ष से जीवन जीने के ऊपर पंक्तियां हैं, संघर्ष के ऊपर जीवन जीने की पंक्तियां हैं। और क्या कह रहा है कि हमें क्या है, संघर्ष इसीलिए करना है, हमें डरना नहीं है, हमें अपने संघर्ष से डरना नहीं है। जीवन में जो संघर्ष है, पढ़ाई के दौरान जो संघर्ष है, उससे हमें क्या है, डरना नहीं है। क्या करना है, हमें दोनों पार हमारे लिए न्योता है, हमारे लिए निमंत्रण है, और हमें रंगीन विजय सी लगती है, हमें रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हार। यानी कि अगर हम संघर्ष करके हार भी जाते हैं, जैसे इंडिया मैच हार गई, इंडिया फाइनल मैच हार गई, संघर्ष करके हारी, लड़ी और लड़ने के बाद नहीं जीती, कोई बात नहीं, तो क्या है, संघर्षों में अगर हम हार भी जाते हैं तो रंगीन विजय सी लगती है। तो वही संघर्ष की बात करी गई है। अगर आप देखें तो पूरा जो इसका सार है वह क्या है, संघर्ष से किस तरीके से हमको जीना है, और हमें उस संघर्ष में अगर हम असफल भी हो जाते हैं तो उस असफलता को हमें यथार्थ नहीं लेना है, अथवा में नहीं लेना है कि हम असफल हो गए तो हमें अपने जीवन को नहीं जीना है। हमें क्या करना है, हमें उस हार में भी क्या है, विजय सी लगनी चाहिए, जैसे इंडिया को लगी। ठीक, चलिए, क्लियर है भाई सभी को, बताओ सभी को क्लियर है? गुड इवनिंग भाई। चलिए, आप नए स्टूडेंट हैं, स्वागत है भाई आपका। जो लोग भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं, सबका अर्थ मैंने बता दिया है, क्लियर। चलिए आप प्रश्नों पर चलते हैं। राही नाविक से क्या आग्रह करता है, बताओ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नमस्ते रिंकू साहू जी, नमस्ते भाई। बताओ प्रश्न का उत्तर बताइए सभी लोग। राही नाविक से क्या आग्रह करता है, लहरों से बचाने के लिए ले चलें, बेबस सा मन मार कर चलने दे, मझधार में ले जाकर पतवार थमा दे, या मन का राजा बना रहने दे। बताओ क्या आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग रोहित साहू जी, स्वागत है भाई, काफी लेट जुड़े रोहित। चलो, तो
क्या इसका आंसर होगा? सी वाले बिल्कुल सही हैं, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्या है? मझधार में लेचर और पतवार मेरे हाथ में थमा दे। पतवार मैंने आपको बताया था, मझधार भी बताया था, दोनों चीजें आप याद रखेंगे। अर्थ बताने का मतलब यह था कि आगे हो सकता है आपसे किसी भी शब्द का अर्थ पूछ ले, तो जब अर्थ पूछता है आपसे तो आपको अर्थ आना चाहिए। सी वाला बिल्कुल ठीक था 10वें का। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रंगीन विजय सी लगती है संघर्षों में हार मुझे, का आशय क्या है? अभी बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसका आशय समझाया है, इसका आशय आपको पता है, आप आंसर करेंगे। क्या है? ए वाला कह रहा है कवि को लड़ने में मजा, कवि को लड़ने में सजा आता है। चलो, टाइपिंग एरर हो सकती है, मजा हो सकता है, यहां पर सजा नहीं होगा। वह विजय को रंगहीन मानता है, वह हार से घबरा जाता है, वह हार से घबराता नहीं है। यहां पर क्या कर लेंगे? मजा कर लेंगे। बताओ भाई क्या होगा? सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग, जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी सेशन में जुड़े हैं, लाइक करते रहिएगा, है ना। लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलो, तो वह हार से घबराता नहीं है, यानी कि वह हार से भी सीखता है, और हार से सीखना चाहिए, असफलता से हमें सीखना चाहिए, हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जैसे अगर इंडिया मैच बीच में हार गई होती, कोई लीग मैच अगर हार गई होती, शुरुआती मैच हार गई होती, तो वह हार से सीखती और वही सीख को क्या करती? फाइनल में इंप्लीमेंट करती। लेकिन वह हारी नहीं, और फिर अगर हारते नहीं हैं हम, तो फिर हमें हारने का बहुत बड़ा खतरा रहता है कि हो सकता है कि हम सफलता के पास जा रहे हैं और वहां पर अगर हार गए तो हमें पूरी सीढ़ी फिर दोबारा चढ़नी पड़ती है ना। चलो, जिसका सीटेट पहली बार है बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिएगा, आराम से आपका सीटेट निकल जाएगा। विप्लवों का सागर भी कवि को पराजित क्यों नहीं कर सकता? बताओ, विप्लवों का होता है कठिनाइयों का सागर, है ना, विपत्तियों का सागर, तो कवि को क्यों पराजित नहीं कर सकता है? वह सदैव संघर्ष करता रहता है, करता है, कभी हार नहीं मानता, उसे बंधन स्वीकार है, उसे लहरों से टकराने पर क्रोध आता है, वह मनमानी करना चाहता है। तीनों ऑप्शन गलत हैं। ए वाले जितने भी लोग हैं, ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। ए वाले सभी लोग बिल्कुल ठीक हो। रोहित साहू जी व्याकरण में गलत होता है। आपने हमें लगता है बैच परचेज कर रखा है। रोहित साहू बैच परचेज किया है क्या आपने? बताओ। अगर आपको व्याकरण में दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी स्पेशल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर चलता है, 199 रुपए का बैच है। अभी वहां पर 3 टॉपिक हुए हैं। आपकी व्याकरण हो चुकी है, सॉरी आपका वर्णमाला हो चुका है, आपकी संधि हो चुकी है, आपका उपसर्ग प्रत्यय हो चुका है। अगला टॉपिक समास स्टार्ट होने वाला है कल से। बताइए इसका आंसर बताइए। सागर का पर्याय, सागर का पर्याय है। अब पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी कि सागर का जो अर्थ है वह इसमें से किसी और का भी अर्थ होगा। बताओ क्या है? मधुमास, पतवार, विप्लव या पारावर? पारावार। बताओ क्या है? ए बता रहे हैं, काफी लोग ए बता रहे हैं। सही है, अभी बताया था ना, मधुमास क्या होता है? चैत का महीना होता है, चैत मास होता है। पतवार भी बता दिया, विप्लव भी अभी आया था। आप लोग एलिमिनेट भी नहीं करते, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। पारावार। क्लियर? पर्यायवाची आपको आने चाहिए, पर्यायवाची भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, अब टाइम नहीं मिल रहा है आपको क्लास देखने का, तो इसका कोई भाई आप उपाय नहीं है। आप पढ़िए, क्लासेस पड़ी हुई हैं, व्याकरण आप वहां से पढ़िए, और मेरा ये आपसे वादा है कि जब आप वह क्लासेस सारी देख लेंगे पैड वाली, तो फिर निश्चित रूप से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा,
कोई प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। भाई व्याकरण में इतनी बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल की तरीके से पढ़ा रहा हूँ सीटेट वालों को भी, कि आपका कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो गलत नहीं होगा। बताओ पतवार किसे कहते हैं? बहुत सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं फिर भी आप गलत कर रहे हैं। बताओ पतवार किसे कहते हैं? तलवार को कहते हैं, या जिससे नाव चलाई जाती है लाठी को कहते हैं, जो पत्तों से बना हो उसको कहते हैं। गुड इवनिंग दीनानाथ भास्कर जी, भाई स्वागत है। काफी लेट जुड़े हैं आप। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा जितने भी लोग जुड़े हैं, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसके बाद सीडीपी की क्लास मिलेगी, एसएसटी की भी मिलेगी, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। मैथ की भी क्लास कराई जाती है। बी वाला होगा सर। चलिए, बी फॉर बिहार इज द राइट आंसर। तो हमने आपको बताया भी, जिससे नाव चलाई जाती है, चापू होता है, वह लाठी होती है, डंडा होता है, जो भी आप समझते हो वह होता है। अविराम का विलोम बताना है आपको। अविराम का विलोम क्या होता है? लगातार, विराम, अविरत या अनवरत। बताओ क्या होगा? नीरज गुप्ता जी, मैं हार्ड क्वेश्चन आपको, ये पीवाईक्यू आपने जब हमारी क्लास को स्टार्ट किया होगा, जब आपने हमारी क्लास को देखा होगा नीरज जी, तब वहां पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लिखा हुआ मिला होगा। तो ये जो आपके पिछले जो पेपर हुए हैं, उन पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। ये मैं आपको नहीं करा रहा अपने तरफ से, ये आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। जब आपके पेपर में ही ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर आप खुश हो जाइए कि आपको ये सरल लग रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक, यही आपके पेपर में आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। बताओ क्या होगा? विराम बता रहे हो, बिल्कुल सही, क्योंकि अविराम का मतलब होता है बिना रुकी हुई, लगातार, बिल्कुल सही है। अविरत, चलते रहना। अनवरत, अनवरत चलने वाला, जिसका कोई विराम ना हो। चलिए, तो प्रैक्टिस करिएगा भाई, और भी बहुत सारे आपको कराने वाला हूं मैं, बहुत सारे एग्जाम तक आपका ये श्रृंखला चलती रहेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। चलिए, तो आपने 15 प्रश्न किए। अब आप बताइए 15 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने ठीक किए हैं? 15 में से क्या स्कोर रहा आपका? अब पूरा स्कोर बताएंगे आप, 15 का 15 कितने आपके ठीक हुए हैं बताइए भाई। 15 में से कितने ठीक हुए हैं? और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करेंगे जितने भी लोग जुड़े हैं। कल आपकी क्लास होगी 7 बजे से, कल भी आपकी 7 बजे से क्लास होगी। कल भी 7 बजे से शाम 7 बजे से क्लास होती है आपकी डेली। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोग एडी लाइव एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पैड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो सीटेट का लेवल 1 और लेवल 2 के पैड बैच चल रहे हैं। 399 रुपए की फीस रखी गई है, आप कोई भी बैच लेंगे। बाकी अगर आप हिंदी स्पेशल बैच में जुड़ना चाहते हैं, हिंदी स्पेशल मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, हिंदी स्पेशल का बैच है, उसकी सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए फीस रखी गई है। यानी आप नाम मात्र फीस रखी गई है, जिससे सिर्फ और सिर्फ खर्चे निकल सके। और इस फीस में आप देखेंगे कि आपका हिंदी का क्या स्तर हो जाता है इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। बहुत से लोग बैच में जुड़े हुए हैं, उनको पता है क्या तरीका है मेरा पढ़ाने का और मैं किस तरीके से वहां पर पढ़ा रहा हूं। बाकी अगर आप सीटेट के कोई भी बैच में जुड़ना चाहते हैं, 399 रुपए का बैच है, आप जुड़ सकते हैं। ठीक, चलो, तो भाई आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा, 15 में से 13, ये सारे स्कोर है। टेलीग्राम चैनल है ये, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग बैच लेना चाहते हैं वह भी आप बैच परचेज कर सकते हैं भाई। अभी आपके पास समय है, आप चीज़ों को पढ़िए। जरूरी नहीं है सीटेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं, वहां पर सारे टॉपिक कराए जाएंगे, सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके सीटेट में तो 4-5 टॉपिक आते हैं व्याकरण के, बाकी वहां पर सारे टॉपिक में करा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो, बहुत शानदार, आप जुड़े हमारे साथ। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल 7 बजे मिलेंगे कल की क्लास में, है ना। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा भाई, आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक, चलिए, बिल्कुल डेली होती है कविता पांडे जी, ये क्लास डेली होती है। 7 बजे आप मिलेंगे इस क्लास में यूट्यूब चैनल पर आप। ठीक, चलिए,
लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कल शाम 7 बजे। एप्लीकेशन पर हमारी क्लास 4 बजे होती है, ठीक है। तो 4 बजे एप्लीकेशन वाले 4 बजे मिलेंगे, बाकी यूट्यूब वाले 7 बजे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।